तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उनमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वो सब कुछ हम लोग बिल्कुल डिटेल में अच्छे से जानेंगे। कोई भी चीज़ हम रटने की जरूरत नहीं है, सब समझ के आराम से याद हो जाएगा इस क्लास में ही। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के लास्ट तक इस क्लास में जुड़ जाना है, बिल्कुल फोकस के साथ। तो जैसा कि हमारा जो पॉइंट है, इसमें जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर, वक्रता केंद्र देखेंगे, वक्रता त्रिज्या देखेंगे, मुख्य अक्ष और अभिलंब एंड द्वारक। सब कुछ मैं लिखवा भी दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन लिखवाने से सबसे ज्यादा है कि माइंड में, दिमाग में सब कुछ फिट होना चाहिए इस क्लास में। ओके, तो बिल्कुल बने रहना लास्ट तक। तो चलो देखते हैं हम लोग कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ये सब जानने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि पहले आप लोग ये बताओ कि ये क्या है जो हमारा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनता है। मैंने बताया है इस क्लास से पहले वाली क्लास में क्या, कि जो हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनता है, ये गोलीय दर्पण को ही काट के बनाया जाता है, मतलब उसी से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनता है, राइट। तो इसको समझ जाओगे तो ये सब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो गोलीय दर्पण में ये आपको दिख रहा है ना, गोलीय 3D होता है, लेकिन यहाँ पे 3D तो दिख नहीं पाएगा। बट ये बताओ इसमें इसकी केंद्र क्या होगी। केंद्र आप लोग बताओ पहले, केंद्र क्या होगा, फिर मैं सबको समझा रहा हूं। क्या यही केंद्र होगा कहीं बीच में, राइट? यही केंद्र होगा, ध्यान से समझना, यही केंद्र होगा, सभी लोग जानते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी त्रिज्या क्या होगी? क्या यही त्रिज्या होगी? ये त्रिज्या हो सकती है, बताओ आप लोग। ये त्रिज्या होती है, यही त्रिज्या होती है, मैथ में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। कहीं से भी हम लोग त्रिज्या ले सकते हैं, लेकिन हालांकि हमें जहां जरूरत है वहीं से हम लेंगे, यहां से त्रिज्या हम लोग ले लिए। अब देखो बात, केंद्र भी समझ गए, त्रिज्या भी समझ गए। अब देखो गोलीय दर्पण को उत्तल और अवतल दर्पण बनाने के लिए इसे हम कहां से काटना पड़ेगा, कैसे हम लोग काटेंगे? क्या हम लोग ऐसे ही काटेंगे? बताओ आप लोग, ऐसे ही काटेंगे, ऐसे, तभी तो अवतल उत्तल बनेगा। जैसे अब मैं यहां से काट देता हूं, ध्यान से देखना, ये बेसिक चीजें हैं जिससे आपको ये जितने भी पॉइंट्स है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ से काट दिया, काटने का मतलब क्या, इसमें से मैंने इतना पार्ट, ये भी तो त्रिज्या ही होगा, ये भी तो त्रिज्या ही होगा, यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो इतना पार्ट मैंने क्या किया, केंद्र है तो सी दिखा दिए, ठीक है, केंद्र सी से केंद्र होता है, ठीक है, सेंटर होता है। तो एक बात बताओ, मैं उत्तल दर्पण निकाल लूँ इधर, तो देखो यहाँ पे मैं उत्तल दर्पण निकाल लेता हूँ, ये होगा उत्तल दर्पण, राइट। इसकी एक तरफ कलई कर दिया, अब उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है, क्योंकि उठे हुए भाग से परावर्तक पृष्ठ, मैंने बताया परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, सब खेल किसका है, दर्पण में सब खेल परावर्तक सतह का है, परावर्तक तल का है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है, ठीक है, सब पूरा चीज। तो परावर्तक पृष्ठ ये होता है। अब देखो, अब मैंने इसको अवतल को इधर निकाल लिया, थोड़ा सा दूर दूर मैंने लिख दिया, मतलब क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण हमारा। सब कुछ मैं इस क्लास से पहले मैं बता चुका हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो यहां से मैंने काटा, यहां से इतना काटा, ये निकला, तो क्या ये इधर ऐसे होगा, बताओ आप लोग, ये ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम जब यहां से इधर काटें तो क्या हम लोग ऐसे बना सकते हैं, बताओ, बना सकते हैं ना, ठीक है। अब इतने पे ही वेट कर लो आप लोग। अब हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, दर्पण का ध्रुव चेक करते हैं। तो हालांकि अभी मैंने ये बताया, तो देखो अब ध्यान से, जब भी केंद्र होगा, केंद्र, तो यही तो केंद्र था हमारा सी, जब जोड़ेंगे तो ये बन नहीं जाएगा, बन जाएगा ना। तो अवतल दर्पण का भी केंद्र ये हो गया, उत्तल दर्पण का भी केंद्र ये हो गया। आपको पता चल रहा होगा कि केंद्र किधर की तरफ है, ठीक है। ये सब हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। मैं इसको इरेज करूं, ठीक है, मैं इरेज करता हूं इस चीज को, आप लोग ध्यान में रखे रहना। अब हम लोग देखते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। चलो एक मैं दर्पण कोई उठा लेता हूं, कौन सा, अवतल दर्पण उठा लेता हूं, एक इसी पे सब कुछ मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये मैंने अवतल दर्पण ले लिया, राइट, अवतल दर्पण मैंने ले लिया। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। याद करना भी सिखाया मैंने, कैसे याद रख सकते हो, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ठीक है, केव जैसा बना है, गुफा जैसा, कनकेव यानी अवतल दर्पण। अब ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, ध्यान दो, जो पोल होता है, जो ध्रुव होता है, हमारा दर्पण का मध्य बिंदु होता है,
कुछ भी आपको बड़ा चीज नहीं याद करना है, कुछ भी लिखा हुआ कुछ नहीं कि एकदम सब बड़ा, नहीं बिल्कुल नहीं, बस आपको समझना है जो दर्पण है, मैंने एक दर्पण लिया ना, दो गोले का दो पार्ट किया और एक ले लिया, तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव मतलब क्या, देखो ये दर्पण हो गया और दर्पण का मध्य बिंदु, किसका, दर्पण का मध्य बिंदु, यानी दर्पण को मध्य बिंदु मतलब क्या, किसी भी चीज का मध्य बिंदु मतलब क्या, जैसे इसका मैं मध्य बिंदु बोलूं तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे, और मध्य बिंदु मतलब क्या, ये भाग और ये भाग बराबर हो, मतलब किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटे। तो जो ध्रुव होता है ये दर्पण को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो। तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु, बस क्या याद करोगे, दर्पण का मध्य बिंदु, यानी ऐसा बिंदु जो दर्पण को क्या करे, दो भागों में बांटे। हालांकि अब देखो ये दर्पण हो गया ना, तो दर्पण बोलने से ज्यादा बेटर होगा कि इस तल को, तल का नाम ले लो, तल का नाम क्या होगा, परावर्तक तल है, परावर्तक तल है ना, ये इधर इधर जो है इधर, तो परावर्तक तल को क्या करे, बराबर भागों में बांटे। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसका, परावर्तक तल के मध्य बिंदु। सब मैं अभी लिखवा दूंगा, ठीक है, अभी बस समझो, अभी बस आपको समझना है। तो ध्रुव समझ में आ गया कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, राइट। और ध्रुव चूंकि पी से इंग्लिश होता है पोल, तो इसे दिखाते हैं हम लोग पी से, ये भी याद रखना है, किससे दिखाते हैं, पी से हम लोग दिखाते हैं। तो ध्रुव क्लियर हो गया, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसी में, सब कुछ देखते चलना एक एक। ध्रुव क्लियर हो गया आपका, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसको, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं वक्रता केंद्र। अब देखो वक्रता केंद्र आया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए मैं इस चीज को बताया। अब वक्रता केंद्र क्या होगा, गोलीय दर्पण, देखे थे ना स्फेरिकल मिरर जो बनाया था मैं, उसके केंद्र को ही क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। आराम से याद हो गया, मतलब यही तो केंद्र था, यही तो केंद्र था, यही तो था, यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। यानी जो जैसे ये है, ये कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो वक्रता केंद्र कौन सा होगा, ये पी हो जाएगा, राइट, पोल मध्य बिंदु। वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण होगा वक्रता केंद्र इधर होगा। अब एक चीज यहाँ पे नोट पॉइंट करना, क्या नोट करोगे, देखो जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के लेफ्ट साइड बन रहा है, मतलब इससे बोल सकते हैं बाहर की तरफ बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, क्योंकि कलई तो इधर किया गया है, इधर जो भी कुछ बनेगा इधर काल्पनिक बनता है, इमेजिनरी बनता है, सब कुछ इधर दर्पण के ये पीछे होता है, दर्पण के ये सामने होता है, दर्पण के सामने सब कुछ रियल होता है, रियल मतलब वास्तविक होता है। तो एक बात बताओ, जो केंद्र है क्या ये इस साइड नहीं है, तो कभी भी अगर पूछेगा कि अवतल दर्पण का केंद्र किस साइड होता है, दर्पण के पीछे या दर्पण के सामने, तो क्या बोलोगे, दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण में जो केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है या दर्पण के सामने, तो दर्पण के पीछे होता है। देखो कलई इधर किया गया, ये पीछे बना हुआ है, ये यानी ये काल्पनिक है, क्या है, ये काल्पनिक के तौर पे है, राइट, ठीक है। सब कुछ मैं बताऊंगा, चिन्ह परिपाटी भी आगे सब बताऊंगा। वक्रता केंद्र क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र क्या होता है, मेरे साथ बोलो, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, राइट, सेम है, यही तो मैंने बताया था, वक्रता त्रिज्या, यही तो मैंने बताया था, वक्रता त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या भी इसकी दर्पण के पीछे हुई और इसमें दर्पण के सामने हुआ त्रिज्या, मतलब इधर रियल हुआ इधर वास्तविक हुआ, सॉरी मतलब इधर वास्तविक हुआ इधर वर्चुअल हुआ, आभासी हुआ, मतलब काल्पनिक हुआ। मतलब कभी भी कोई कुछ क्वेश्चन आ जाए कि त्रिज्या कहाँ बनता है, त्रिज्या कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण में दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे। और त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, त्रिज्या कैसे बताओ, सिंपल है, गोलीय दर्पण की ही त्रिज्या को तो त्रिज्या क्या बोलेंगे, अवतल या उत्तल दर्पण की त्रिज्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, समझो ना, वक्र, ये वक्र है ना, इसकी त्रिज्या, इसी को तो बोलेंगे। अगर मान लो आप वो जो गोला प्रकार होता है ऐसे उठाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, तो ये वक्र बना है, तो त्रिज्या तो यही हुआ ना, जो त्रिज्या लोगे तो राइट, यही क्या हो जाता है, त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ गया, वक्रता केंद्र भी और ध्रुव भी। अब चलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष देखते हैं। हमने तो समझ लिया कि पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है और केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और त्रिज्या क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग मुख्य अक्ष क्या होता है, अवतल दर्पण में ही, दोनों में वही चीज रहेगा, है ना, बस आपको समझते हुए चलना है। अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण में क्या देखने वाले हैं हम लोग,
अवतल दर्पण में क्या देखने वाले हैं, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए P, यहाँ पे क्या ले लिए, दिख रहा होगा ना P, पोल ले लिए, ध्रुव, ध्रुव क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु, और यहाँ पे हमारा जस्ट था केंद्र था। ठीक है, अब देखो मुख्य अक्ष मतलब क्या, अक्ष मतलब क्या, अक्ष होगा कोई, आप लोग मैथ में भी पढ़े हो ना, अक्ष ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, मतलब प्लस के इस तरह से, है ना, ये एक y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है ना, पढ़े हो ना अक्ष। तो अक्ष मतलब क्या, यही अक्ष, ये वाला मतलब देखो ये जो है ना, ये अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब इसको परिभाषित कैसे करें, इसको डिफाइन कैसे करें, इसको कैसे डिफाइन करें, तो ध्यान दो जरा, देखो ये केंद्र है, ये ध्रुव है, यानी एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, लाइन है, जो किसको मिला रही है, केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है। किसको मिला रही है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है। देखो एक लाइन है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है, उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया, मुख्य अक्ष। ऐसे भी याद रख सकते हो, एक सी अक्ष होता है ये वाला, बात समझ में आ गई क्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है। अब रेखा क्यों, वो लाइन ही तो है, एक लाइन ही तो है रेखा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलो, ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ भी। तो केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर के पॉइंट पे, और 5वां नंबर का पॉइंट क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब यानी नॉर्मल। अब नॉर्मल देखो क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे छोटा सा, ये क्या है, देखो ये रेखा जो है इस पे लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना है ना, तो उसी को अभिलंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, ये पहले समझ गए, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे अभिलंब को डिफाइन किया गया है। तो ये केंद्र था, ये केंद्र था हमारा, तो एक ऐसी रेखा जो मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबवत हो, लंबवत तो हो, लेकिन कहां से जाए, केंद्र से ही होके जानी चाहिए। मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि ये मान लो दर्पण है ना, दर्पण है ना, ठीक, तो गोलीय दर्पण की ऐसी बिंदु, कोई भी बिंदु, गोलीय दर्पण की कोई भी बिंदु ले लो, और उससे जाने वाली, मतलब उसके वक्रता केंद्र से जाने वाली लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं। मतलब इसको ही क्या बोल देंगे हम लोग, अभिलंब बोल देंगे, यानी एन से डिनोट कर दो, एन से, नॉर्मल। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र से ही वो रेखा जानी चाहिए, अब दर्पण के किसी भी बिंदु पर टच करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही होता है अभिलंब, राइट। मेन पॉइंट आपका क्या है मैं बता देता हूं, एक ध्रुव से याद रखो आपको, एक वक्रता केंद्र और एक वक्रता त्रिज्या एंड मुख्य अक्ष। अभिलंब से कोई दिक्कत नहीं, अभिलंब भी आगे यूज उतना नहीं होता है, बट आपको बस मैंने समझा दिया कि क्या होता है, केंद्र से ही जाएगी और दर्पण के किसी बिंदु पे भी टच करेगी, केंद्र के लंबवत होनी चाहिए वक्रता केंद्र के, राइट। तो क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वारक। क्या होता है, अरे सिंपल है, देखो ना, द्वारक, द्वार, द्वार, द्वार जानते हो ना, द्वारक मतलब किसी चीज का द्वार होगा जहां से खुला हुआ होगा, सिंपल वही है। देखो द्वारक क्या होता है, द्वारक क्या होता है समझो, द्वारक जो है एक जीवा होती है, क्या होती है, जीवा। अब जीवा जानते होगे ना, जीवा पढ़े हो ना, सर्कल में होता है ऐसे, जीवा मतलब ऐसे जीवा, ये सब जीवा है ना, ये जीवा है। ओके, तो ध्यान दो, मतलब किसी वृत्त की या गोले की क्या है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा। तो ध्यान दो, ये जो दर्पण है, दर्पण का द्वारक, यानी देखो यहाँ द्वारक है और ये द्वारक है, यहीं पे तो खुला हुआ है, यह इतने से ही तो था दर्पण, ये अवतल दर्पण, वैसे ही उत्तल दर्पण में इधर हो जाएगा द्वारक। ठीक है, सब कुछ उत्तल दर्पण में उल्टा हो जाएगा, बाकी इसमें पहले देख लो। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, द्वारक होता है। एक बात बताओ, ये इसका पार्ट ही तो एक तरह से जीवा ही तो है। क्यों जीवा है, क्योंकि ये गोल ही था गोल था, और गोल जब था तो यहाँ पे ये लाइन हम लोग खींचे तो ये जीवा ही तो कह ली जाएगी, जीवा, क्योंकि सेंटर से तो जा नहीं रहा है, तो जीवा ही होगा। अब जब जीवा है तो इसकी जीवा की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। मतलब अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे कि जो दर्पण होता है, दर्पण के जो लास्ट पॉइंट, दोनों दर्पण का जो लास्ट पॉइंट होता है, मतलब इसको एन बोल सकते हो, एन, राइट, है ना। इस दोनों बाहरी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा से अधिक अच्छा है जीवा बोल दो, मिलाने वाली जो जीवा है वो क्या होता है, उसकी जीवा की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। जीवा की लंबाई होती है,
जीवा की लंबाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, द्वारक बोल देते हैं। हालांकि इसका यूज भी उतना नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है। ये द्वारक है, अरे सिंपल है ना। जैसे मान लो मैंने बोला, ध्यान दो, मैंने ऐसे बना दिया ऐसा, ठीक। मैंने पूछा इसका द्वारक क्या है, तो यही है द्वारक बोलोगे ना। द्वार मतलब यहीं से खुला है ना, तो जहाँ से खुला है, अब इस बिंदु से और इस बिंदु की लंबाई तक, राइट, इस बिंदु से इस बिंदु की लंबाई तक, जैसे इसे देखो, स्केच की लंबाई को, मार्कर की लंबाई को क्या बोल देंगे, मार्कर की लंबाई को क्या बोल देंगे, द्वारक बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्वारक। तो इतना पॉइंट सब कुछ आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आगे के कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। मैं आगे भी सोच रहा था आगे भी पढ़ा दूं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ताकि जिससे कि मेरे अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो इसके आगे जो भी पॉइंट है, ये सब आप लोग रिवीजन कर लेना, रिवीजन करके ही अगली क्लास को अटेंड करना। तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में आगे के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।